हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस 8 को में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ये जो चैप्टर है काफी मजेदार है, आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा क्योंकि इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। टोटल 4 वंश के बारे में पढ़ते हैं, संगम राजवंश, सलूब राजवंश, तुलु राजवंश और विदु राजवंश। ठीक है, विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो भी पूरी कहानी होगी उनको पढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार है, बस आप थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान से सुनिए और इनके बाद जो भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न को जो है आपको करवाएंगे। बस मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप लोग नोट करते हुए जरूर चलिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है इतिहास का 7वां चैप्टर है, नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, एन एम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विजयनगर के बारे में। सबसे पहले विजयनगर को विजय का शहर भी कहे जाते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि विजयनगर को क्या कहा जाता है, तो विजय का शहर, विजयनगर को विजय का शहर भी कहे जाते हैं। यह जो है दक्षिण भारत का एक विशाल तथा विख्यात साम्राज्य था। ठीक है, दक्षिण भारत का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर साम्राज्य था। यह उत्तर में कृष्ण नदी से लेकर के प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था, परंतु 1565 ईस्वी में विजयनगर को लूट लिया गया तथा विजयनगर जो है उजड़ गया और विजयनगर पूरे तरीके से खत्म हो गया। चीजें आपको समझ में आ रही है? तो ये जो है 1565 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि ये उत्तर में कृष्ण नदी से लेकर के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था, प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक, और ये कब खत्म हुआ? 1565 ईस्वी में विजयनगर को लूट लिया गया और विजयनगर जो है वो खत्म हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं विजयनगर साम्राज्य, क्योंकि चैप्टर का नाम ही आपका विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, देखिए विजयनगर साम्राज्य का नींव 2 भाई हरिहर तथा बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में डाली गई थी और विजयनगर पर शासन करने वाले शासक को रायस कहा जाता है। ठीक है, रायस, यहाँ पर की नहीं होगा, रायस कहा जाता है। कहने का मतलब है कि विजयनगर जो साम्राज्य है तो इसको शुरू कौन किया था? तो 2 भाई ने मिलकर के। प्रश्न आपको पूछा जाएगा विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने डाला था? तो 2 भाई मिलकर के, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। तो इन्हीं के द्वारा जो है 1336 ईस्वी में इस विजयनगर साम्राज्य का नींव डाली गई थी, यानी कि शुरुआत किया गया था, इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, इनके बाद यहाँ पर जो शासन करते हैं उन शासक को कहा जाता है रायस, यानी कि यहाँ के जो राजा होते हैं, जो शासक होते हैं, उसको रायस कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के शासक को क्या कहा जाता है? रायस। ठीक है, विजयनगर के सबसे ताकतवर राजा कृष्णदेव राय था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि विजयनगर के सबसे अच्छा राजा या फिर सबसे ताकतवर राजा यानी कि शासक कौन था? तो वो है कृष्णदेव राय। इनके कार्यकाल में विजयनगर साम्राज्य ने अपनी महिमा को छुआ था। कहने का मतलब है कि सबसे अपनी बहुत ही बड़ी मुकाम को हासिल किया था किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। ठीक है, इसीलिए विजयनगर का सबसे ताकतवर, सबसे महान, सबसे अच्छा शासक जो है वो कृष्णदेव राय को कहा जाता है। और इसी के काल में विजयनगर जो साम्राज्य है वो काफी विकसित था, बहुत ही ज्यादा विकसित था। तो चीजें आपको समझ में आ गई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? 2 भाई ने मिलकर, हरिहर बुक्का। कब किया था? 1336 ईस्वी में। विजयनगर का शासक को क्या कहा जाता है? तो रायस कहा जाता है। सबसे अच्छा राजा, सबसे महान ताकतवर राजा कौन था? कृष्णदेव राय। ठीक है, अब आगे देखिए 1565 ईस्वी के बाद, यानी कि लगभग 200 वर्षों के बाद विजयनगर साम्राज्य जो है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। फिर भी कृष्णा, तुंगभद्रा, दोआब क्षेत्र के लोगों की यादों में यह विजयनगर साम्राज्य जीवित रहा। कहने का मतलब है कि 1336 ईस्वी में जो है ये विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत हुआ था और 1565 ईस्वी में इसे लूट लिया और ये जो साम्राज्य है वो खत्म हो गया। लेकिन पूरे तरीके से जो है 200 वर्षों के बाद पूरे तरीके से ये मिट गया, यहाँ तक कि इस साम्राज्य का अब जो है लोगों को याद भी नहीं रहा। ठीक है, और उनके बाद इसका याद सिर्फ कहाँ रहा? कृष्णा, तुंगभद्रा, दोआब के क्षेत्र के लोगों की यादों में, यानी कि कृष्णा, तुंगभद्रा जो दोआब के क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हीं की यादों में जो है ये जगह रह गया, बाकी सभी लोग भूल गया। ठीक है, उनके बाद इसको हम्पी नाम से याद रखा गया और विजयनगर साम्राज्य को हम्पी नाम से याद रखा गया। हम्पी जो है वो विजयनगर की राजधानी है, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, हम्पी क्या है? एक विजयनगर की राजधानी है जो कि तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी का नाम है, उसी के किनारे थी। विजयनगर साम्राज्य भी तुंगभद्रा नदी के किनारे था। यहाँ के लोग बहुत खुश थे क्योंकि यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा था। विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया था। टोटल कितने? 4 राजवंशों ने। एक का नाम था संगम राजवंश, एक का नाम था सालू राजवंश, एक का नाम था तुलु, एक का नाम नहीं, मतलब ये राजवंश का नाम था, जैसे
आपने पढ़ा होगा मुगल सल्तनत में कि खिलजी वंश आया था, तुगलक वंश आया था, तो वैसे ही यहाँ पर भी टोटल 4 वंश था। संगम राजवंश, सलू राजवंश। संगम राजवंश जो है वो 1336 से लेकर के 1485 तक शासन किया था। सालू राजवंश जो है वो 1450 से लेकर 1505 तक। तुलु राजवंश जो है 1505 से लेकर के 1570 तक। और अरविंदु राजवंश जो है 1570 से लेकर के 1650 तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 1565 में, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा, 1565 में ये शासन खत्म हो गया था। कहने का मतलब है तुलु राजवंश, यानी कि जब यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे, जिसका नाम अभी हमने आपको बताया कृष्णदेवराय, तो वो जो है तुलुवंश राजवंश से थे। ठीक है, विजयनगर के जो बहुत ही महान राजा, ताकतवर राजा, जिसका नाम मैंने अभी क्या बताया आपको, कृष्णदेवराय। तो ये कहाँ के थे, ये कौन से वंश के थे, ये थे तुलु राजवंश के। तो इसी के शासनकाल में जो विजयनगर साम्राज्य है वो काफी तरक्की किया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, तुंगभद्रा नदी के किनारे था, बहुत ही बढ़िया शासन था, बहुत ही अच्छा तरक्की में था, और टोटल 4 राजवंश था। हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सभी का शासन काल भी मैं जो है आपको बता दिया। अब आगे देखिए, विजयनगर के राजा ने भी विशाल किलेबंदी की थी। विशाल किलेबंदी का मतलब हुआ जहां पर राजा रहा करता था, तो जहां पर राजा रहता है, जैसे कि मान लेते हैं राजा का महल है, ठीक है, तो इस जगह को जो है चारों तरफ से बहुत ही बड़े दीवार से, यानी कि बहुत ही बड़ा विशाल दीवार से घेरा जाता है, तो इसी को जो है किलेबंदी बुलाया जाता है। और साथ देखिए, ये जो राजा का महल है इसको घेरा तो गया ही, इसके साथ ही ये जो दीवार है इसी के ऊपर में या फिर अगल बगल में कहीं भी जो है बड़े बड़े जो ये रहते हैं, यानी कि किलेबंदी का मतलब हो गया कि रखवाला, जो सैनिक होते हैं उनको कहाँ खड़ा किया जाता था, ये इसी लाइन पे। ठीक है, तो पहले तो किलेबंदी किया जाता है, महल को चारों तरफ से दीवार से घेरा जाता है, उनके बाद वहीं पे जो सैनिक है वो रहते हैं, यानी कि राजा का रखवाला रहता है। तो विजयनगर के राजा ने भी विशाल किलेबंदी की थी। पुरातात्विद ने शहर के अंदर की सड़कों का विस्तृत अध्ययन किया, जिसकी वजह से शहर से बाहर जाया जाता था। ठीक है, पुरातात्विद का मतलब क्या हो गया, यानी कि इतिहासकार जो इनके बारे में पता लगाता है, तो उन्होंने जो है बहुत ही अच्छे से इसका बारे में अध्ययन किया है, पता किया है, और वही बताया कि ये लोग जो है शहर से बाहर भी जाया करते थे। ठीक है, हम्पी नाम का जो उत्पत्ति है वो यहाँ का स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुई थी। ठीक है, ये जो हम्पी नाम है वो कहाँ से आई थी, तो वहीं पे एक मातृ देवी थी जो कि है पंपा देवी, उसी के नाम से हम्पी नाम का उत्पत्ति हुआ था। विजयनगर साम्राज्य में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। यहाँ पर सभी धर्म का अनुपालन करने वाला लोग रहते थे। ठीक है, यानी कि सभी धर्म को मानने का मतलब हुआ कि सभी धर्म का एक प्रकार का वो आदर करते थे, सम्मान करते थे। जैसे आप मुस्लिम हैं तो ठीक है, आप मुस्लिम हैं, अच्छी बात है, हम हिंदू है तो हिंदू है, तो इसी तरीके से कोई ईसाई है तो ईसाई है, तो इस तरीके से हुआ करता था। ठीक है, हम मुस्लिम है तो हम मुस्लिम है, वो हिंदू है तो हिंदू है, इस प्रकार का, यानी कि किसी का धर्म में कोई विभेद नहीं, कोई किसी का खिलाफ नहीं, सबको एकदम प्यार से रहते थे, मिलजुल करके रहते थे, और ये बहुत अच्छा तरीका है तरक्की करने का। ठीक है, अगर आप 2 धर्मों के बीच में दरार करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप विकसित नहीं कर पाएंगे। जब तक आप यूनाइट नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, तब तक आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो विजयनगर साम्राज्य में जो है अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग थे, अलग अलग परंपरा के लोग थे, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे, लेकिन सभी लोग मिलजुल करके एक साथ रहते थे। इस क्षेत्र के शासक वर्ग बड़े बड़े मंदिरों की रक्षा की। इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्य जैसे कि तमिलनाडु में चोलो तथा कर्नाटक में होयसालों के राज्य का विकास देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि ये क्षेत्र जो था विजयनगर साम्राज्य, यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े मंदिरों की रक्षा की थी। ये जो शासक है वो बहुत ही बड़े बड़े मंदिरों की रक्षा की थी। कहने का मतलब है कि मंदिर को तोड़ने वगैरह से बचाया होगा। ठीक है, और यहाँ पर उस समय जो तमिलनाडु में चोलो और कर्नाटक में जो होयसालों का जो राज्य था, शासन था, तो उनकी जैसा इसका भी शासन था, और इन लोगों ने जो है उनका भी शासन देखा था। विजयनगर सभी शहरों में सबसे प्रसिद्ध शहर था। ठीक है, और विजयनगर जो है वो सभी शहरों में सबसे प्रसिद्ध शहर था। कौन? विजयनगर। तो आपको समझ में आ गया विजयनगर के बारे में। पहले मैंने आपको कहानी बताया कि 1565 में ये कैसे खत्म हो गया, गुजर हो गया, फिर हमने आपको थोड़ा बहुत जो है उनके बारे में जानकारी दिया। ये आपको याद रखना, टोटल 4 वंश था, और आपको याद रखना होगा कृष्णदेवराय जो है वो सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर और सबसे अच्छा शासक था। शुरू किसने किया था? तो हरिहर तथा बुक्का दोनों भाई ने मिलकर के इसकी जो है स्थापना किए थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हम्पी की खोज अर्थात हम्पी की कहानी। ठीक है, इसका खोज कैसी हुआ, इसकी कहानी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, हम्पी की खोज, इसका खोज जो है 1800 में कॉलिन मैकेंजी के द्वारा किया गया था। यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोगों को हम्पी के बारे में कैसे पता चला। ठीक है, तो देखिए, इसका खोज जो है 1800 में कॉलिन मैकेंजी के द्वारा किया गया था, जो कि एक अभियंता और पुराविद कर्नल थे। मैकेंजी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करते थे। इन्होंने पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। ठीक है, 1836 ईस्वी में अभिलेखकर्ताओं जो कि पुरालेखपाल ने हम्पी तथा मंदिरों से दर्जनों अभिलेखों को जमा करना शुरू कर दिया था, तथा इस शहर के बारे में जानने के लिए इतिहासकारों ने अनेक भाषाओं में साहित्य रचना के मिलान किया था। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही है। हम्पी की खोज के बारे में आपको पूछा नहीं जाता है वैसे, तो इसको इतना ध्यान नहीं देंगे। अब आगे देखते हैं कॉलिन मैकेंजी की जीवनी।
कॉलिन मैकेंजी की जीवनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉलिन मैकेंजी का जो जन्म है वो कब हुआ था, 1754 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कॉलिन मैकेंजी का जन्म 1754 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट को हम लोग देखते हैं। यह एक अभियंता, मानचित्रकार और सर्वेक्षक भी थे। ठीक है, ये एक अभियंता भी थे, मानचित्रकार भी थे और सर्वेक्षक भी थे। इन्हें 1815 ईस्वी में भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल बनाया गया था। किसे? कॉलिन मैकेंजी को। तो कॉलिन मैकेंजी को भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल बनाया गया था। कब? 1815 ईस्वी को, जो कि 1821 ईस्वी तक अर्थात मृत्यु तक इस पद पर बने रहे थे। यानी कि 1815 ईस्वी को बनाया गया था और जस्ट 6 साल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये मृत्यु तक जो है, अपने मृत्यु तक जो है वो प्रथम मतलब कि सर्वेयर जनरल ही बन करके थे। ठीक है, कॉलिन मैकेंजी ने भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने तथा उपनिवेश के प्रशासन को आसान करने के लिए स्थानीय परंपरा का अध्ययन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण भी किया। ठीक है, तो ये अतीत को और बेहतर ढंग से समझने के लिए और उपनिवेश के प्रशासन को, उपनिवेश का मतलब हुआ यानी कि उस वक्त में जो अंग्रेज यहाँ पर आगे शासन करता था तो हम लोग उनके लिए क्या थे? उपनिवेश थे। ठीक है, तो इसी उपनिवेश को यानी कि अंग्रेजों का शासन को समझने के लिए इन्होंने जो है स्थानीय परंपरा का अध्ययन किया और ऐतिहासिक स्थलों का भी जो है सर्वेक्षण किया। कौन? कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा छोटा टॉपिक को देखते हैं जो कि है कर्नाटक साम्राज्यमो। ये क्या है? तो समकालीन लोगों द्वारा विजयनगर साम्राज्य के बदले कर्नाटक साम्राज्यमो का विकास प्रयोग किया जाता था, जबकि इतिहासकार इसे विजयनगर साम्राज्य पुकारते थे। ठीक है, तो कर्नाटक साम्राज्य का मतलब हो गया कि जब समकालीन लोग थे उन लोगों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य नहीं बोला जाता था, वो इसके बदले क्या बोलता था? कर्नाटक साम्राज्य, कर्नाटक साम्राज्यमो। ठीक है, लेकिन इतिहासकार जो है इसको क्या बोलते हैं? विजयनगर साम्राज्य, और बोलने में भी मजा आता है। चलिए अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं जो कि हम्पी का इतिहास। जहां पर भी हम वीवीआई लिखते हैं वो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर आपका लगभग 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया विजयनगर साम्राज्य में। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा आप देख लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य में आपका 5 से 6 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कॉलिन मैकेंजी में भी कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है तो वो भी हमने आपको बताया। अब आगे हम लोग देखते हैं हम्पी का इतिहास के बारे में। ठीक है, हम्पी का इतिहास 1815 इसमें भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल जो कि था कॉलिन मैकेंजी। ध्यान रखिएगा, कॉलिन मैकेंजी जो है वो भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल, सर्वे करने वाला जो होता है सर्वेयर जनरल कौन था? कॉलिन मैकेंजी था, भारत का प्रथम 1815 ईस्वी में। तो इन्होंने जो है हम्पी का खोज किया था। अगर आपको पूछा जाए कि हम्पी का खोज किसने किया था तो सर्वेयर जनरल कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर ग्रीनवाल ने हम्पी का प्रथम वृहद पैमाने पर फोटोग्राफी की और यह फोटोग्राफी विद्वान के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। ठीक है, और ये जो फोटोग्राफी है वो विद्वान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1876 में जीएफ फिलिप ने हम्पी के मंदिरों की दीवारों से शिलालेख का प्रलेखन प्रारंभ कर दिया। और 1876 ईस्वी में जीएफ फिलिप नाम का एक आदमी जो है उन्होंने हम्पी के मंदिरों की दीवारों का जो है शिलालेख का प्रलेखन किया, यानी कि जहां जो वहां पर लिखा हुआ था उनका डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि उनको लिख करके एक प्रकार का लिख करके एक जगह जमा करना जो है शुरू कर दिया। कौन किया था? जीएफ फिलिप ने। ठीक है, यानी कि मंदिरों के दीवारों में जो भी चीज लिखा हुआ होता था उनको एक जगह जमा करना शुरू कर दिया। और अलेक्जेंडर ग्रीनवाल जो था उन्होंने भी जो है प्रथम वृहद पैमाने पर फोटोग्राफी किया और सभी चीजों को एक जगह एकजुट करने का काम किया। ठीक है, अब आगे देखिए, जॉन मार्शल ने 1902 में हम्पी के संरक्षण की शुरुआत की और जॉन मार्शल जो है वो 1902 में हम्पी के संरक्षण का शुरुआत किया और 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में घोषित किया तथा 1986 में हम्पी को विश्व धरोहर केंद्र घोषित कर दिया गया था, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ गई हम्पी के इतिहास के बारे में। सबसे पहले कॉलिन मैकेंजी आया, उन्होंने इस जगह का खोज किया। फिर 1856 में अलेक्जेंडर ग्रीनवाल फोटो लिया। फिर 1876 में इन्होंने जो है मंदिरों का जो भी शिलालेख था, मंदिरों के दीवार में जो लिखा हुआ था उनका डॉक्यूमेंटेशन किया। फिर जॉन मार्शल जो है इनका संरक्षण का शुरुआत किया और 1976 में इनको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में इनको घोषित कर दिया और इनको विश्व धरोहर केंद्र घोषित कर दिया गया था। किसको? हम्पी को। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं हम्पी एक शाही केंद्र था। कैसे? देखिए, हम्पी को शाही केंद्र के रूप में जाना जाता था। तो पहला पॉइंट, हम्पी को किसके केंद्र के रूप में जाना जाता था? शाही केंद्र के रूप में जाना जाता था। किसको? हम्पी को। ठीक है, हम्पी एक जगह का नाम है, शहर का नाम है और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी वो हम्पी है। तो हम्पी को शाही केंद्र के रूप में जाना जाता था। यहाँ बड़े बड़े महल, राजमहल, 60 से अधिक मंदिर थे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े महल थे, राजमहल भी थे और लगभग 60 से अधिक मंदिर थे। इसके साथ ही यहाँ पर कमल महल, हजारा राम मंदिर आदि आकर्षक तथा अति सुंदर दिखने वाले इमारत भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर कमल महल भी था, हजारा राम मंदिर और बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव जगह जो है वो कहाँ पर था? हम्पी में था, यानी कि बहुत ही विकसित था यार, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं विजयनगर के व्यापार। तो हम्पी के बारे में हम लोगों ने देखा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं विजयनगर के व्यापार के बारे में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज
मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आप लोग चैटिंग वगैरह मत कीजिए और हो सके तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग काफी तेज भाग रहे हैं। ठीक है, देखिए विजयनगर में व्यापार कैसे कैसे होता था, किस चीज का होता था, उसको अब हम लोग देखते हैं। कभी कभी आपको पूछ दिया जाता है विजयनगर में व्यापार के बारे में, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है। ठीक है, देखिए और पढ़ने में क्या जाता है। विजयनगर भी मसालों, रत्नों, वस्त्रों के अपने बाजारों के लिए बहुत ही मशहूर था। ठीक है, तो वहां पर मसाला, रत्नों और वस्त्र के लिए, अपने कपड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर था विजयनगर। ठीक है, साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत व्यापार ही था। साम्राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत है, यानी कि साम्राज्य में जो आय आता था, जो इनकम आता था विजयनगर साम्राज्य में, तो उसका मुख्य स्रोत, सोर्स क्या था, व्यापार, यानी कि बिजनेस से ही सारा पैसा आता था। ठीक है, यहाँ अमीर लोग महंगी विदेशी वस्तुओं जैसे कि रत्न, आभूषण आदि को खरीदते थे। यहाँ पर जो भी अमीर लोग होते थे वो बहुत ही महंगे वस्तुओं को खरीदते थे। ज्वेलरी, जेवर, जेवरात, आभूषण मतलब ज्वेलरी, ऐसे लोग खरीदते थे। ठीक है, जो भी अमीर लोग होते थे वो खरीदते थे। युद्ध के लिए घोड़ों का आयात अरब और मध्य एशिया से किया जाता था। ठीक है, आयात का मतलब हो गया यानी कि खरीदना, निर्यात का मतलब उन लोगों को देना। तो युद्ध के लिए जो घोड़ा जो है वो कहाँ से लिया जाता था, तो अरब और मध्य एशिया से लिया जाता था। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ के स्थानीय व्यापारी के समूह को कुदिरेई चट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी बुलाते थे। यानी कि यहाँ के स्थानीय व्यापारी जो थे वो इस समूह को क्या बुलाते थे, कुदिरई चट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी बुलाते थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। युद्ध के लिए जो घोड़ा है वो कहाँ से मंगाया जाता था, अरब से और मध्य एशिया से। और यहाँ के स्थानीय जो व्यापारी हैं, व्यापारी के समूह को कहा जाता था कुदिरई, यानी कि जो स्थानीय व्यापारी जो समूह होते थे उनको कहा जाता था कुदिरई चट्टी या फिर घोड़ों के व्यापारी। ठीक है, व्यापार पर पूर्व अवस्था में अरब व्यापारी का नियंत्रण था, और व्यापार पर जो है पूर्व अवस्था में किसका नियंत्रण था, अरब व्यापारी का। ठीक है, यहाँ का बाजार जो है वो काफी तरक्की में था, काफी तरक्की किया था। इसी को देख करके 1498 में पुर्तगाली यहाँ पर आए और व्यापार करने लगे। ठीक है, यहाँ का जो बाजार है वो काफी तरक्की किया था। इसी को देख करके 1498 में पुर्तगाली जो है वो यहाँ पर आए और व्यापार करने लगे। 1498 में कुछ पुर्तगाली उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और तकनीक तथा बंदूकों के बल पर इस उलझी हुई राजनीति में एक व्यापारिक तथा राजनीतिक शक्ति बनकर उभरने की कोशिश की, तथा वे इसमें महत्वपूर्ण शक्ति बनकर भी उभरा। 1498 में राजनीतिक में सैनिक कमांडर तथा शासकीय वंश के सदस्य सत्ता के दावेदार बने। तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि वास्को डी गामा जी कब आए थे पुर्तगाल 1498 में। ठीक है, तो वास्को डी गामा जो है वो भारत में कब आए थे आप सबको पता ही होगा, है ना, 1498 को 20 जुलाई समथिंग 20 जुलाई को 1498 को जो है वो पुर्तगाली थे, वास्को डी गामा भारत आए थे। ठीक, तो यहाँ के बाजार को काफी तरक्की था, इसी को देख करके जो है वो आए थे। ठीक है, और यहाँ पर कब्जा करने का कोशिश वगैरह किया, बहुत सारा चीज है, इसके बाद हम लोग उसमें भी नहीं जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया विजयनगर के व्यापार के बारे में, कैसे कैसे क्या क्या होता था। लोग, महंगे लोग, मतलब कि जो अमीर लोग होते थे वो ज्वेलरी वगैरह खरीदते थे। एक चीज को सिर्फ ध्यान रखिएगा, यहाँ के स्थानीय व्यापारी को जो है समूह को क्या, व्यापारी के समूह को कुदिरई चट्टी अथवा घोड़ों को व्यापारी कहा जाता था, क्योंकि साउथ इंडिया की तरफ से ना, तो वहाँ का लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, भाषा कुदिरई है ना, थोड़ा भाषा अलग है, बस याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अब आगे देखते हैं विजयनगर के शासक के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले राजवंश जिसमें संगम वंश कहा जाता था, क्योंकि हमने आपको टोटल 4 वंश के बारे में, 4 राजवंश के बारे में बताया, एक संगम राजवंश, एक सुलू राजवंश, एक तुलु राजवंश, और एक आपका लास्ट में क्या था, तुलु लास्ट नहीं था, तुलु एक संगम, और एक आपका था जो कि आगे आपको समझ में आएगा। तो विजयनगर के शासक में जो पहला राजवंश था, जिसको हम लोग कहते हैं संगम वंश कहा जाता था, तो पहला राजवंश को संगम राजवंश, उस वंश ने 1336 से लेकर के 1485 तक सत्ता को अपने नियंत्रण में रखा था। संगम वंश के संस्थापक कौन थे, हरिहर तथा बुक्का। ठीक है, यहाँ से आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ प्लीज जो भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संगम राजवंश 1336 से 1485, सुलू 1485 से 1505, तुलु, उसके बाद अरविदु, लास्ट वाला जो है अरविदु है। ठीक है, अरविदु ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने आपको बताया विजयनगर के शासक में सबसे पहला राजवंश का नाम था संगम राजवंश, और इसके जो संस्थापक है वो कौन थे, वो थे हरिहर और बुक्का, दोनों भाई थे। यही जो है इसका स्थापना किया था, और ये शासन कब से कब तक चला, 1336 से लेकर के 1485 तक। फिर इसके बाद 1485 में इन्हें सलुव वंश ने उखाड़ फेंक दिया, यानी कि जो सलुव वंश थे वो जो है संगम वंश को उखाड़ फेंक दिया। उनके बाद फिर सलुव वंश ने 1485 से लेकर के 1505 तक शासन किया। फिर सलुव वंश को जो है तुलु वंश ने 1505 में उखाड़ फेंक दिया। ठीक है, फिर इन्होंने 1505 से लेकर के 1570 तक शासन किया। इस वंश से ही कृष्णदेवराय संबंधित थे। ठीक है, तो तुलु वंश जो है वो सुलु वंश को हरा दिया। फिर उनके बाद सुलु वंश का शासन आया, कब से कब तक, 1505 से 1570 तक, यानी लगभग 65 साल शासन किया। और ये 65 साल के अंदर में कृष्णदेवराय भी था, और ये जो है तुलु वंश से था। तो अगर आपको पूछा भी जाए कृष्णदेवराय
कौन से वंश से थे? तो वो थे तुलु वंश से। कौन से वंश से थे? तुलु वंश से, ठीक है, और बहुत ही अच्छे राजा थे। फिर 1570 में आरवीडू वंश ने तुलु वंश को खत्म कर दिया और 1570 से 1650 तक शासन किया, ठीक है। 1570 से 1650 तक जो है शासन किया था कौन? आरवीडू वंश। ये सबसे लास्ट वाला वंश था, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं कृष्णदेवराय के बारे में। पॉइंट टू पॉइंट आपको एक एक चीज को बताते हैं, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट आपको बताया ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कृष्णदेवराय के बारे में। कृष्णदेवराय जो है वो तुलु वंश के थे, ध्यान दीजिएगा, कृष्णदेवराय वो तुलु वंश के थे। कृष्णदेव के शासनकाल में तुंगभद्रा तथा कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र जिसे रायचूर दोआब कहा जाता था उसको हासिल किया था, ठीक है। तो जब यहाँ पर कृष्णदेवराय शासक थे तो उसी समय जो है दोआब, एक रायचूर दोआब कहा जाता था, यानी कि दो जगह तुंगभद्रा तथा कृष्णा नदियों के बीच का जो क्षेत्र है जिसको क्या कहा जाता है? रायचूर दोआब। तो इनको हासिल किया था, इन पर कब्जा किया था कृष्णदेवराय के शासनकाल में ही, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के निर्माण का जो श्रेय है वो कृष्णदेव को ही दिया जाता है, यानी कि बहुत अच्छे महत्वपूर्ण मंदिर थे जिसका निर्माण का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? कृष्णदेव को। कृष्णदेव राय ने अपने माँ के नाम पर विजयनगर के नजदीक नगलपुरम नाम के उपनगर की स्थापना की थी, ठीक है। तो कृष्णदेव राय जो है अपने माँ के नाम पर जो है विजयनगर के नजदीक में ही एक नाम है जिसका नाम है नगलपुरम, इसी नाम से जो है एक उपनगर का स्थापना किया था, ठीक है। कृष्णदेव के देहांत के बाद 1529 में उसके उत्तराधिकारी को विद्रोही नायकों का सामना करना पड़ा, यानी कि जब कृष्णदेव का देहांत हो गया, कब हो गया देहांत? 1529 में। तो उसके बाद जो है उनके जो उत्तराधिकारी थे उनको जो है विद्रोहियों का सामना करना पड़ा और अंत में 1542 तक केंद्र का नियंत्रण अथवा सत्ता एक अन्य राजकीय वंश आरवीडू वंश के हाथों में चला गया, ठीक है। 1542 तक जो है केंद्र का नियंत्रण अथवा सत्ता का एक अन्य राजकीय वंश जो कि आरवीडू वंश था उनके हाथों में चला गया। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय की अगुवाई में युद्ध में उतरी, पर उसे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना संगठन के सामने हार का सामना करना पड़ा और इस युद्ध का नाम राक्षसी तांगड़ी युद्ध है। इस युद्ध में विजयी सेना ने विजयनगर पर धावा बोलकर उसे लूट लिया। विजयनगर साम्राज्य इस युद्ध में खत्म हो गई। इसके विध्वंस के लिए सल्तनतों की सेनाएं उत्तरदायी थी, ठीक है। आपको चीजें समझ में आ गई, यानी कि जब इनका मृत्यु हो गया कृष्णदेव राय का 1529 में, उनके बाद उनका जो उत्तराधिकारी था वो यहाँ पर शासक बना। फिर उनको जो है विद्रोही नायकों का, यानी कि जो इसके खिलाफ था, किसके खिलाफ? विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ था, इनको उनके साथ सामना करना पड़ा। लेकिन ये बेचारा 12 साल तक कंट्रोल किया, 13 साल तक कैसे जो है लड़ाई किया, लेकिन अंत में 1542 तक जो है केंद्र का नियंत्रण जो है वो एक दूसरे वंश के हाथों में चला गया जो कि है आराविदु वंश, ठीक है। फिर उनके बाद अभी भी छोड़ा नहीं है पूरे तरीके से, लेकिन 1565 ईस्वी में विजयनगर की जो सेना है प्रधानमंत्री राम राय इसकी अगुवाई में युद्ध में उतरी। विजयनगर की जो सेना है वो प्रधानमंत्री राम राय की अगुवाई में युद्ध में उतरी। फिर उसे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना संगठन के सामने हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। और इसी युद्ध को कहा जाता है राक्षसी तांगड़ी युद्ध। तो अगर आपको पूछा जाए राक्षसी तांगड़ी युद्ध तो आपको ये सारा चीज दिख दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर वाला लाइन, ठीक है। इस युद्ध में क्या हुआ था? विजयी सेना ने विजयनगर पर धावा बोलकर उसे लूट लिया। विजयनगर साम्राज्य इस युद्ध में खत्म हो गई। इसके विध्वंस के लिए सल्तनतों की सेनाएं जो है वो उत्तरदायी थी, यानी कि ये जो खत्म हुआ तो इसके लिए कौन जवाबदेही था? सल्तनत की जो सेनाएं हैं उन्हीं को जो है जवाब देना था, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं विजयनगर में जलापूर्ति। विजयनगर में जो है जल की पूर्ति कैसे कैसे होती थी इनको देखते हैं। देखिए विजयनगर में जो जल की पूर्ति है वो दो नदियों से की जाती थी, एक है कृष्णा, एक है तुंगभद्रा, ठीक है। और कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में एक जगह है जिसका नाम है रायचूर दोआब। इसी को हासिल किया था कौन? कृष्णदेव राय, याद रखिएगा, ठीक है। तो विजयनगर में जो है जल की जो पूर्ति है वो दो नदियों से की जाती थी, कृष्णा तथा तुंगभद्रा। कृष्णदेव राय ने इस नदियों पर बांध बनवाए तथा इनके जल को उपयोगी बनाने में सभी तरह के कार्य किए, ठीक है। इन नदियों पर बांध भी बनवाए और इन जल को उपयोगी बनाने के लिए जो है ये सभी तरह के कार्य किए। इन नदियों से जो है सिंचाई भी होती थी, ठीक है। विजयनगर में जो जलापूर्ति है तो इस नदियों से जो है सिंचाई भी होती थी, ठीक। अब हम लोग जो पार्ट 2 आपका आएगा, पार्ट 2 में हम लोग पार्ट 2 में जो है हम लोग राय और नायक के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर के शासक को रायस हम लोगों ने देखा ना, अभी शुरू में आपको बताया ना कि रायस कहा जाता था। तो राय सेना प्रमुख नायक कहे जाते थे। इनके बारे में गजपति के बारे में यवन, अमर, फिर विजयनगर राजधानी, उनके परिप्रदेश यानी कि उनके जो राज्य हैं, परिप्रदेश का मतलब होता है स्टेट, यानी कि जिसको अभी हम लोग राज्य बोलते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। प्लीज़ अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए कर दीजिए, हम एक भी बार नहीं बोले हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा दिल से एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी भी आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं, तो प्लीज़ उनको शेयर करें, उन तक ये वीडियो पहुँचाएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वेबसाइट पे जाकर आप लोग पढ़ाई करें, वेबसाइट का नाम है tanuklasses.com। गूगल पे जाकर सर्च कीजिए,
साथ ही साथ अगर किसी को PDF अगर लेना हो तो आप 7667 ठीक है 532320 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके PDF के लिए आप डिमांड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।